नमस्कार दोस्तों, जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में ये कहा है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, और जिन छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग को लेकर के उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी, उसे रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि उन्हें जिस शिक्षण संस्थान में वे अध्ययनरत हैं उसके गणवेश यानी यूनिफॉर्म का पालन करना पड़ेगा। उसमें से कुछ छात्राओं ने इसके विरोध में परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। अनेक मुस्लिम संगठनों ने, मुस्लिम शख्सियतों ने हाई कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया है, जिनमें कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और हैदराबाद के चर्चित सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी जी हैं। इनका कहना है कि ये जो उच्च न्यायालय का निर्णय है ये धर्म के मामलों में सीधा सीधा हस्तक्षेप है और हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की आज़ादी होनी चाहिए। भारत के संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से जब ये जोड़ा गया 1976 में कि ये देश सेकुलर स्टेट है, किंतु मैंने जो पढ़ा है और जो गूगल में संविधान का संशोधित प्रियम्बल प्रस्तावना जो लिखित है उसमें हिंदी में जो शब्द यूज किया है वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। अब इसे लेकर के जो शाब्दिक व्याख्या है, जो भाषा विज्ञान के जानकार हैं, विद्वान हैं, और धार्मिक क्षेत्रों में भी, राजनीतिक क्षेत्रों में भी पंथ, धर्म, सेकुलर, रिलीजन, इन शब्दों को लेकर के एक बहुत लंबी बहस चली आ रही है। किंतु प्रश्न इस बात का है कि जब छात्राएं हिजाब के उपयोग पर शिक्षण संस्थान द्वारा रोक लगाए जाने के विरोध में उच्च न्यायालय गई, लंबी सुनवाई हुई, पक्ष विपक्ष से दलीलें दी गई, तो अंततः आज उच्च न्यायालय ने जब ये कहा अपने फैसले में, हिजाब जो है चूंकि इस्लाम का हिस्सा नहीं है इसलिए छात्र छात्रों को शिक्षण संस्थान के गणवेश का पालन करना पड़ेगा, अर्थात उन्हें वो यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। अब सवाल दूसरा है, यदि उच्च न्यायालय का फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता तो वे न्यायपालिका की निष्पक्षता की दुहाई देते, उसका स्वागत करते। ओवैसी साहब को जब भी आपने लोकसभा में तकरीर देते हुए सुना होगा, बहुत अच्छे वक्ता हैं वो, और जो लोग उनके बारे में जानकारी रखते हैं उन्हें पता ही होगा कि वो इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री लेके आए हैं, सुशिक्षित हैं और खानदानी सांसद हैं। वो तो उनके पिताजी भी उसी सीट से लंबे समय से सांसद रहे। कुछ शिक्षण संस्थाओं का भी संचालन ओवैसी साहब करते हैं। उनके लगभग हर भाषण में, संसद में या संसद के बाहर, एक बात हमेशा सुनने में आती है कि मुल्क संविधान से चलता है। ये बात उन्होंने न जाने कितनी बार कही होगी, और ये कहने के पीछे जो उनका आशय होता है वो ये कि कोई राजनीतिक दल अपनी मंशा के अनुसार या कोई धर्म, कोई विचारधारा इस तरह की मनमानी न कर पाए जो कि संविधान की मूल धारा के भावना के विपरीत हो। निश्चित रूप से हमारे संविधान ने सभी विश्वास धाराओं को समाहित करते हुए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई है जिसमें हर व्यक्ति अपने अपने आस्था के हिसाब से जीवन यापन कर सकता है। और मुस्लिम समाज भी अपवाद नहीं है, उसे तो और अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। पर सारी पेचीदगी यहाँ करके फंसती है क्योंकि पंथ निरपेक्ष देश में, सेकुलर देश में, चूंकि हमने मुसलमानों के लिए एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बना के रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये जो कानून है इसके कारण से उन्हें हमेशा इस बात का इल्म रहता है कि हमारे धार्मिक मामलों में, हमारी धार्मिक रीति रिवाजों में, हमारी रवायतों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? आप सबको याद होगा स्वर्गीय राजीव गांधी के शासनकाल में गुजारा भत्ते को लेकर के एक मुस्लिम महिला शाहबानो के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। उस निर्णय के बाद पूरे मुस्लिम समाज में खलबली मच गई और उन्हें ये लगा कि ये शरीयत में या हमारी जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के मुताबिक किसी परित्यक्त महिला को, तलाकशुदा महिला को जो उसका पति उसे गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अदालत नहीं कर सकती। मामला सर्वोच्च न्यायालय का था, लिहाजा सरकार भी पशु पेश में फंस गई और फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया है, जिसे कि राजनीतिक शब्दावली में तुष्टीकरण कहा जाता है। राजीव गांधी जैसे पढ़े लिखे आधुनिक सोच वाले व्यक्ति ने मुस्लिम समाज के लोगों को यह समझाने की कोशिश नहीं की कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय वे केवल इस आधार पर उसका विरोध न करें, उसे अस्वीकार न करें कि वह उनके धार्मिक रीति रिवाजों में या मामलों में हस्तक्षेप है, अपितु उसे इस ढंग से ले कि एक बेसहारा महिला जिसे उसे पति ने त्याग दिया तो उसे अपने जीवन यापन के लिए कुछ एक सम्मानजनक राशि उसके पति से मिलती रहे, जैसे कि अन्य धर्मों के मामलों में भी होता है। और अदालत इस बारे में समय समय पर फैसले सुनाती रहती है। राजीव जी ने संसद में संशोधन विधेयक लाया और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को उलट पुलट दिया। बाद में और मामला बड़ा भारी राजनीतिक मुद्दा बना और राजीव गांधी के सत्ता से हटने में भ्रष्टाचार के जो मामले थे वो तो थे ही, किंतु जहां तक मैं समझता हूं कि शाहबानो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संसद द्वारा पलटवा देने की जो कोशिश थी वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। आज तक वो मामला चर्चा में है। उसके बाद देश में 3 तलाक का मामला उठता रहा। कुछ वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक के मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया और ये स्पष्ट कर दिया कि 3 तलाक जो है जिस स्वरूप में हमारे देश में प्रचलित है वो गलत है। उसे लेकर भी मुस्लिम समाज में, हालांकि वो याचिका मुस्लिम महिलाओं द्वारा ही लगाई गई थी, किंतु मुस्लिम उलेमाओं ने, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने, उनके सामाजिक नेताओं ने भी उसे अस्वीकार किया और इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। हालांकि कुछ बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने टेलीविजन पर आकर के बड़े साहस के साथ उस निर्णय की प्रशंसा भी की। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ युवा महिला को भी ये कहते सुना गया कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, किंतु जब उनसे पूछा गया कि 3 तलाक संबंध में, उन्होंने 3 तलाक वाले मामले पे सरकार की प्रशंसा की कि ये जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है बहुत उचित है। अब हम आज के निर्णय पे आते हैं। प्रश्न यह हो रहा है कि मुस्लिम समाज में संसद द्वारा किए गए फैसले पर भी ऐतराज किया जाता है। जो ओवैसी साहब ये कहते हैं कि ये देश संविधान से चलना चाहिए, संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। जब भी किसी प्रकार की वैधानिक परेशानी होती है, एक अनिश्चितता बनती है, हम दिशाहीन हो जाते हैं, तब भारत का राष्ट्रपति भी, जो कि संविधान का संरक्षक है, देश का संवैधानिक प्रमुख है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय से ही राय देता है। ऐसे में यदि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस विषय में एक फैसला दिया है तो बजाय उसे सिरे से खारिज करने के और न्यायपालिका के निर्णय पर सीधे सीधे असंतोष व्यक्त करने के, बेहतर यह होगा कि मुस्लिम समाज के समझदार लोग और याचिकाकर्ता छात्राएं भी अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करें, थोड़ा धैर्य रखें। अभी उनके पास सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का विकल्प है। और यह कहना कि हमारे देश में किसी समाज को, किसी तबके को, किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता।
अन्यथा उच्च न्यायालय इतनी लंबी बहस भी नहीं सुनता। ओवैसी जैसे लोग जो कि खुद कानून के इतने बड़े ज्ञाता हैं, उन्हें भी इस बात का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि यह बात बिल्कुल सही है कि कानून से ही देश चलता है, धार्मिक रीति रिवाजों से चलता है समाज। किंतु हमें समय के साथ साथ कुछ सुधारवादी कदम भी उठाने पड़ते हैं। और यह बात केवल मुस्लिम समाज के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। हम देखते हैं कि हमारे देश में प्रचलित जितने भी धर्म हैं, सबने समय समय के साथ अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने रीति रिवाजों में, अपने क्रियाकलापों में ऐसे परिवर्तन, ऐसे संशोधन, ऐसे सुधार किए हैं जिससे कि वो समय की चाल के साथ, समय की गति के साथ अपने को समायोजित कर सकें और उन्हें अपने धर्म का पालन करने में भी परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। किंतु कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज इस बारे में बहुत ही रिजिड है, बहुत कठोर है, या ये कहें कि बहुत प्रतिगामी है। उच्च न्यायालय ने जो कुछ भी कहा है वो कानून की परिधि के अंदर कहा है। जो न्यायाधीश उस पर बैठे हुए थे उनके ऊपर सीधे सीधे पक्षपात का आरोप कोई नहीं लगा सकता। हमारे देश में कई ऐसे फैसले हुए, 3 तलाक का हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर का हुआ है, और भी कई बड़े बड़े फैसले हुए हैं। यहां तक कि एक आतंकवादी को फांसी दिए जाने के चंद घंटे पूर्व उसकी दया याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट देर रात में जग करके सुनता है। इसका आशय यही है कि न्यायपालिका जो है वो नीर विवेक में विश्वास रखती है। आज जिन जजेस ने, जिन न्यायाधीशों ने यह फैसला दिया है, उन्होंने भारत के संविधान के साथ साथ इस बात को भी तो कहा है ना कि इस्लाम में हिजाब जो है वो अनिवार्य नहीं है। आज दुनिया के कई देशों में जहां इस्लाम लागू है, वहां बहुत सारी रवायतें बदल दी गई। यहां तक कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि 3 तलाक जो है वो कई मुस्लिम देशों में लागू नहीं है, उसे अवैध माना गया, गैर कानूनी माना गया है। आज आधुनिकता के दौर में जब बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां अभी डॉक्टर की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी, उनमें से किसी ने भी हिजाब का उपयोग नहीं किया। वो यूक्रेन गई थी, बड़ी अच्छी बात है। और जहां तक पर्दे की बात है, तो जो पर्दा जिस तरह की परिभाषा है उसे लेकर के दी जाती है और उसके जो कारण, उसके जो आधार बताए जाते हैं, वो जब तय किए गए थे तब से आज तक न जाने कितना पानी नदियों में बह चुका होगा, कितनी पीढ़ियां बदल गई। आज मुस्लिम समाज को बड़ी गंभीरता के साथ ये सोचना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने अपने विचार माध्यमों के दरवाजे बंद कर दिए। वहां भी परिवर्तनवादी लोग हैं, सुधारवादी लोग हैं। बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को, युवतियों को, यहां तक कि धार्मिक गुरुओं को भी कठमुल्लेपन से अलग, दकियानूसीपन को त्यागते हुए आधुनिक युग में किस तरह जीवन जिया जाए और इस्लाम का अनुगामी भी बना रहा जाए, इस बारे में वो बात खुल के करते हैं। हो सकता है उन्हें अपने समाज में तिरस्कृत किया जाता हो, हाशिए पर रखा जाता हो, किंतु आज ये समय की मांग है कि इस तरह के फैसलों में हमें एक बात स्पष्ट करनी होगी, और न केवल मुस्लिम समाज के लिए, अभी तो हर समाज के लिए। या तो यह तय कर दिया जाए कि सब लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से ही अपना जीवन यापन करेंगे, और या फिर यह तय कर दिया जाए कि न्यायालय, देश की संसद, देश का संविधान जो कहेंगे हमें उसका पालन करना होगा, फिर हम चाहे कोई हो।
इस बारे में एक बात हम सबको याद रखना चाहिए। सबसे पहले देश है, उसके बाद हमारा अपना निजी आस्था का विषय आता है। तो जब देश जिस व्यवस्था से चलता है, वो व्यवस्था यदि हमारे निजी जीवन में भी हस्तक्षेप करती है, तो हमें उसे सहज और सरलता के भाव से, शांत भाव से स्वीकार करना चाहिए। हिसाब को लेकर के इस्लाम में जो भी मान्यताएं हैं, उनके औचित्य को नकारने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरे कहने का आशय मात्र इतना है, यदि उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है तो उसे शुद्ध अंतःकरण से हमें लेना चाहिए, हम अपनी बात रखें। यदि हम उससे असहमत हैं तो निश्चित रूप से हम ऊंची अदालत में जाएं। नहीं तो इसे सीधे सीधे धर्म के मामले में हस्तक्षेप बता करके जन भावनाओं को भड़काने से कोई लाभ नहीं होगा। अभी हाल ही में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें हिजाब का मामला भी उछला। ये भी कहा गया कि कहाँ सैकड़ों मील दूर कर्नाटक से उठ के ये मामला उत्तर भारत तक आ गया। किंतु आप इसके पीछे की राजनीति समझिए। ये मामले उठते नहीं हैं, ये मामले उठाए जाते हैं। और ये मामले क्यों उठाए जाते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। मित्रों, आप सब इस चर्चा में निरंतर जिस तरह उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, वो मेरे लिए निश्चित रूप से प्रोत्साहित करने वाला है। आज के संस्करण में मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। कल किसी नए तात्कालिक विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।